अब आपके सपने होंगे पूरे। 40 हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के सामने, संगम विहार, गृह निर्माण समिति कॉलोनी के पास, लिंक रोड, तिलीस सागर। नमस्कार, मैं हूं उमेश, आप देख रहे हैं त्राहिमाम शो। आज हम ऐसे एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए नया है। पूरे विश्व समुदाय और भारत में किसी भी अभियान को चलाने के लिए, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरे साल के 365 दिन में एक एक दिन किसी विशेष उद्देश्य के नाम पर किया जाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो पालन होता है, चाहे एड्स दिवस हो, चाहे महिला उत्पीड़न का हो, चाहे बच्चों की संरक्षण का हो, चाहे शिक्षा का मामला हो। अभी कुछ दिन पहले ही इंजीनियर डे भी आपने नाम सुना होगा। लेकिन हम आपको एक नई एक सोच के बारे में बताने जा रहे हैं, नो एब्यूज़ डे। इसका मतलब है असभ्य शब्दों से परहेज करने वाला दिन, उसका संकल्प लेने का दिन। ये ज़रूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अभी इसको पहचान नहीं मिली है, इसकी आवाज़ लेकिन मध्य प्रदेश के सागर से उठाई जा रही है। और इसके बारे में पूरी तरह समझाने के लिए आपको ये भी हम दिखाते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो समाज में लगातार महिलाओं, बालिकाओं और बच्चियों के साथ हो रही छेड़छाड़, बलात्कार, अश्लीलता से मानवीय रिश्तों की विश्वसनीयता और मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं। वही मां, बहन, बेटियों की गालियां देने का चलन भी अब आम हो गया है, जबकि अधिकांश विवाद और अपराध की एक वजह भी गालियां ही हैं। निश्चित ही आज यह समाज के सामने एक गंभीर और चिंतनीय विषय बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन कैंट बोर्ड की ब्रांड एम्बेसडर और द एसोसिएशन ऑफ वी क्लब की डॉक्टर वंदना गुप्ता ने वैचारिक स्वच्छता अभियान का आगाज किया, जिसके तहत 17 सितंबर को नो एब्यूज डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य आम लोगों में मां, बहन, बेटी की गालियां न देने के प्रति जागृत करना है। वहीं इस दिशा में राष्ट्रव्यापी जन जागृति अभियान भी चलाया गया है। इस अभियान के माध्यम से भी गालियां नहीं देने को लेकर लोगों को जागरूक करना और उन्हें संकल्प दिलाने का प्रयास होता है। वैचारिक स्वच्छता से नए भारत के निर्माण की अलख जगाने के इस प्रयास को सामाजिक स्तर पर न केवल सराहा गया है, बल्कि राष्ट्र की अनेक संस्थाओं का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए भी पूरे राष्ट्र में तेजी के साथ यह मुहिम जन जागृति की ओर अग्रसर हो रही है। तो देखा आपने, ये सागर से डॉक्टर वंदना गुप्ता का एक कॉन्सेप्ट है जो उनके जहन में आया। उनका एक ग्रुप है वी क्लब, जो महिलाओं का एक सामाजिक कार्यों में जुड़ी हुई सागर के क्षेत्र में काम करती हैं। उनका एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये पिछले साल सागर में 17 सितंबर को शुरू किया गया था। इसके तहत पूरे साल भर उन लोगों ने इसकी जन जागृति की और ये समाज के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है जिस पर उनका ध्यान गया। किसी भी झगड़े की जड़ गाली ही होती है, इस चीज़ को उन लोगों ने समझा। और चूँकि भारतीय समाज में ही यदि इस दुर्व्यवहार के मामले को हम अगर सोचें तो उसमें जो गालियाँ जो उपयोग की जाती हैं वो महिलाओं पर आधारित ज़्यादा होती हैं और झगड़े का कारण होती है। इसमें महिलाओं की भी इमेज का हनन होता है, जो हमारे भारतीय समाज में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। तो इस यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए, इस समाज की ज़रूरत के लिए शुरू करने वाली डॉक्टर वंदना गुप्ता जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, आपका त्राहिमाम शो में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है जन जागरण के मामले में, और तो स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर तमाम प्रकार के जन जागरण लोग करते हैं, लेकिन ये ही आपके दिमाग में कब आया और कैसे आया, हम जानना चाहेंगे, आप बताएं। सबसे पहले तो त्राहिमाम को मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझा और हमको आज अपने स्टूडियो में इसके 1 वर्ष पूरे होने पे नो एब्यूज डे के हमको आज साक्षात्कार के लिए बुलाया है। इसकी शुरुआत तो मैं तो बचपन से ही देखती थी, जब कहीं कोई गाली देता था माँ बहन की तो मैं तिलमिला उठती थी अंदर से,
और उस तिलमिलाहट में लगता था क्या करें, कैसे इन शब्दों को बंद करें, क्योंकि हमारे घर में कभी ये माहौल नहीं रहा कि हमने किसी के मुंह से ये गालियाँ सुनी हों। तो जब कोई ये गालियाँ देता था तो बहुत ख़राब लगता था, और धीरे धीरे मैंने इस विषय पे प्रतिक्रिया करनी शुरू की। ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में बैठे हुए लोग आपस में बात कर रहे हैं और उन्होंने गालियाँ दी, तो थोड़ी देर के बाद जब सुनने में बहुत ही ज़्यादा असहनीय हो जाता था तो उठ करके हम उनके बीच चले जाते थे और उनसे हम पूछते थे, क्यों इन शब्दों का अर्थ समझते हो? तो बोलते थे, क्या है मैडम, हम बात कर रहे हैं, क्या है? हमने कहा, इन शब्दों का अर्थ होता है सीधे सीधे सामने वाले की माँ बहन बेटी को तुम बलात्कार की धमकी दे रहे हो। क्या तुम बलात्कारी हो? क्या बात कर रही हैं आप मैडम? हमने कहा, जब नहीं हो तो उस चीज़ पे तुम मुहर क्यों लगाते हो? ये शब्द तुम्हारे कितने लोगों को असहज कर रहे हैं जो यहाँ बैठी महिलाएं। फिर लोग इसको स्वीकार करते चले गए और मेरे अंदर लगा कि कहीं ना कहीं ये जनमानस में ऐसा बैठ गया जिसको हम बड़े सहज रूप से बोलते हैं और सहज स्वीकृति मिल गई है समाज के अंदर। तो इसके लिए जन चेतना की आवश्यकता है। तो ऐसे स्कूल में बच्चों को भी, चूँकि समाज सेवा मेरा कार्यक्षेत्र है और मैं सामाजिक कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, तो हर अलग अलग प्रकार के लोगों का संपर्क मिलता गया और मैं देखती गई ये झगड़े का बहुत बड़ा कारण है। विशेष रूप से परिवार परामर्श केंद्र में जो मैं 12 साल से सेवाएं दे रही हूँ, मैंने देखा कि हर झगड़े की जड़ में गाली पहले आ रही, और जो वहाँ पे माँ बहन बेटियाँ जो भी पीड़ित आती हैं वो उन्हीं अपशब्दों को लेके बोलती हैं। ये सुबह सुबह चाय नहीं दी, थोड़ी देर हुई तो माँ की गाली दे दी, बहन की दे दी, बेटी की दे दी, तो वहीं से लड़ाई चालू हो जाती है। तो हमें लगा कि नहीं, ये जन चेतना का विषय है। क्या हम अपराध की अगर उसमें भी जाएं जड़ों में, तो गालियाँ उसमें बहुत बड़ा रोल निभा रही हैं। जैसे आपने बताया कि आप परिवार परामर्श केंद्र में भी आप काउंसलर की भूमिका निभाती हैं, तो आपके सामने जो अपराध आते हैं तो उसमें भी आपने देखा कि उसकी जड़, कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का अपराध हो, उसकी जड़ जो है वो गाली से ही रहा है। जी हाँ, जी हाँ। कैसे कैसे मामले आए जहाँ आपने ये आपको स्ट्राइक हुआ कि ये? देखिए, एक छोटी सी बात है, जैसे कि सुबह महिला है, खून की कमी से पीड़ित है और सुबह देरी से सो के उठी है, तकलीफ़ है उसको, तो उसको पूछा नहीं, और थोड़ी देर के बाद अगर उसने किसी को, अपने ससुर को नाश्ता दिया तो उसने उलट के माँ बहन की गाली दे दी कि इतनी देर से सोई पड़ी है, और उसमें और भी न जाने कितने अपशब्दों को डाल दिया। वो अपशब्द जब वो महिला बोलती है तो मैं कान में लगता था कि ये शीशे डाले जा रहे हैं। और जब हम 4-4, 5-5 घंटे काउंसलिंग करते तो इन शब्दों से तो मन बड़ा व्यथित हो जाता था कि क्या इनको रोका जा सकता है। और जब मैं स्वच्छ भारत मिशन सागर कैंट की ब्रांड एम्बेसडर बनी तो मुझे लगा कि मानसिक स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। क्या मैं जो दायित्व मुझको एक सम्मान का दिया गया है जन चेतना के लिए, क्या मैं इसके साथ न्याय कर पाऊँगी? तो मुझे लगा नहीं, ये तो एक आगाज़ छिड़ ही गया है, मगर इसके साथ अगर हम इसके साथ ईमानदारी के साथ मुझको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो मुझे वैचारिक स्वच्छता अभियान जो मुझको चुभ रहा है इतने दिनों से और समाज के लिए पीड़ा का कारण है, तो उसको मैंने उठाया। तो जो आपका जो अभी 1 साल से देख रहे हैं कि कुछ आप लोगों की टीम है जो जी। शहर की समाज सेवी महिलाएं हैं, उनको फिर आपने कैसे कन्विंस किया इस अभियान को चलाने के लिए? जी। कितने लोग आपके साथ आए उसमें? 80 संगठन मेरे साथ आए बढ़ के। द एसोसिएशन ऑफ बी क्लब्स ऑफ इंडिया की मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, डिस्ट्रिक्ट 323G2 की। और उस समय मैंने अपनी जो प्रोजेक्ट है उसको जागृति से प्रगति, ये मैंने प्रोजेक्ट दिया, और जागो और जगाओ तुम नया सवेरा लाओ, ये मैंने जन जागरूकता का अभियान शुरू किया। और उसी के तहत हमने इसको उठाया और जितने भी प्रांत में हमारे जितने भी क्लब हैं, सभी क्लबों में महिलाओं का ये संगठन है, सब ने पुरजोर इसमें कोशिश की। और इसी के साथ जो है मैं केशरवानी समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी, तो उसमें राष्ट्र लेवल पे, और वैश्य समाज के प्रांतीय पदाधिकारी के रूप में रह चुकी हूँ, तो उसमें जितने भी संगठन हमसे जुड़े हुए थे हर को मैंने, चाहे पतंजलि योग समिति हो, चाहे जितनी शहर की कितनी तमाम संस्थाएँ हैं, और जब हमने इसके शुरुआत की थी तो एक बड़ी जन जागरूकता रैली की और राष्ट्रव्यापी अभियान, कम से कम हमने 14 राज्यों को हमने संपर्क में हम पहुँचे थे, और 14 राज्यों में से कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ हमने उठवाई थी। और क्या क्या करते हैं आप जन जागरण के लिए? क्या क्या, कौन कौन से तरीके से? हमारा पम्पलेट है जिसको आपने दिखाया, जिसमें एक शुरुआत ही हमने करी है कि स्वच्छ भारत मिशन का ये भी संकल्प होना चाहिए, बलात्कारी मानसिकता का अंत होना चाहिए, माँ बहन बेटी गालियाँ अब बंद होना चाहिए, जन जन की ये आवाज़ है, जन जन तक जाना चाहिए, आधी आबादी का दर्द ये अब दूर होना चाहिए, समाज की ये सीड़न अब बंद होना चाहिए।
कितनी सफलता आपको मिलती दिखाई दे रही है आपकी इस मुहिम में? जहाँ जहाँ हम लोग पहुँचते हैं लोग इसको स्वीकार करते हैं, 100% स्वीकार करते हैं। हम लोगों ने ऑफिस है, कॉलेजेस है, विश्वविद्यालय है, मीडिया हाउसेस हैं, इवन हमारे यहाँ कलेक्टर है, कमिश्नर है, एसडीएम है, पुलिस थाने हैं, सब जगह इसके बड़े बड़े प्रिंटेड पोस्टर हमने लगाए, सबको शपथ दिलाई, सब लोगों ने शपथ ली। मैं ये नहीं कहती कि ये 100% ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जन चेतना का विषय है, मगर इतने तमाम लोगों में से हम जितने को भी जगह पाए उतनी जगह हम इस गंदगी से होने वाले अपराध को कम कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रयास, हमारे लिए सार्थकता होगी। और लोग 100% स्वीकार करते हैं इसको, उनको हमको फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि आपने जिस विषय को उठाया है, अब मुंह पे ये शब्द आते ही हमारा मुंह रुक जाता है, आप लोगों का चेहरा ध्यान में आ जाता है। तो हमको लगता है कि हाँ ठीक है, एक प्रयास तो होते रहना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस विषय पे हम जब गंदगी को हटाने लगते हैं, बहुत बड़ा ढेर है, तो एक दिन में साफ़ नहीं दिखेगा, मगर हम अगर उसमें से एक एक बाल्टी भी कचरा हटा रहे हैं तो रोज़ कम हो रहा है। भले ही वो कम होते नहीं दिख रहा, मगर कम हो रहा है। हमें विश्वास है कि जब ये धीरे धीरे जब हमारे हाथ बढ़ जाएंगे और उठने लगेंगे तो बहुत जल्दी से ये ख़त्म हो जाएगा। नहीं, कहीं भी कहा जाता है, और ये पैरामीटर्स भी हैं कि किसी से बात करते समय उसका स्वभाव व्यवहार अगर जब हम देखते हैं सामने, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के संस्कार वो प्रेजेंट कर रहा होता है। ऐसा पैरामीटर्स भी हैं, सैद्धांतिक रूप से सही भी है। तो ये जो जिस तरीके से लोग वैचारिक जो शुद्धता की आप बात कर रहे हैं, जो अशुद्धता सामने आती है, उसकी शुरुआत परिवार से ही कहीं आपको दिखती है, कनेक्ट होती हो। ये सिद्धांत सही ये बात प्रमाणित करता है कि आपके परिवार से ही ये आपको संस्कार मिले होंगे जब इस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या आपके इस मुहिम की सफलता, अगर सफलता तक पहुंचाना है, तो क्या हमें परिवार तक ये बात नहीं पहुंचानी चाहिए? यदि आपको ये लगता है तो आपके क्या प्रयास होते हैं कि परिवार से ही ये चीज़ यहाँ से शुरू होती है, वहीं ख़त्म हो जाए, संस्कारों में ये चीज़ आए? परिवार तक ही पहुँचाते हैं इस चीज़ों को। जैसे स्कूलों में शपथ लेने का कार्यक्रम, मैं आपको बताऊँ, जब इसका पहला 17 सितंबर घोषित किया था, तो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एक जीओ पारित करवाया था, जो सारे स्कूलों में गया था, और सारे शिक्षकों ने अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर उस दिन 17 सितंबर नो अब्यूज़ डे, और सभी बच्चों को शपथ दिलाई थी। क्योंकि वही बच्चा जब घर जाके चाचा किसी को भी बड़ों को अगर वो अपशब्द बोलते देखता है, तो वो तुरंत टोकेगा कि हमारे स्कूल में शपथ दिलाई गई, आपको नहीं बोलना। जब स्कूल में वहीं पे टीचर अगर जो गाली बोल देते हैं, अगर बच्चे ने सुना तो बच्चा भी उनकी ओर देखेगा, उनके मुँह पे भी अंकुश लगा। वही टीचर अगर घर जाके भी बोलते हैं तो उनको लगेगा नहीं, ये शपथ वहाँ पे ली है। तो ये इसलिए हमने स्कूलों के माध्यम से इसको शुरू किया। बच्चे एक लेवल पे, वही परिवार के अंदर गया, और अलग अलग जगह भी, प्रतिष्ठानों में भी, सब जगह। क्योंकि बच्चा जो है वो बोलेगा इस चीज़ को। बच्चा गंदा बोल रहा है तो कहाँ से बोल रहा है, ये भी आएगा। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको कि एक दिन एक बच्चा, डॉक्टर साहब उसको देख रहे थे, और उसने जो है माँ बहन बेटी की गालियाँ बकना चालू कर दी। 4 साल का बच्चा था। तो हम चैम्बर में अपने बैठे थे, निकले तो उसके पिता को बोला कि ये क्या बोल रहा है। बोलता अरे साहब क्या करें, ये तो अपनी दादी को भी, माँ को, सबको देता है। तो हुआ कि इसको सुधारो। तो डॉक्टर साहब ने कहा इसको शपथ लगाओ। हम चैम्बर से निकले, हमने कहा इसको बिल्कुल शपथ मत लगाइए। उसके पिता से बात करी, हमने कहा ये बताओ तुम इसकी माँ को गाली कब देते हो? तो अब चूँकि मैं एक काउंसलर हूँ, तो दिमाग में आप बहुत उस ओर काम करते हो, तो दिमाग में एक खिंच जाता है कि नहीं इसकी जड़ कहाँ होगी। तो मैंने उससे कहा कि आप कितनी माँ को गाली देते हो इसके? तो बोलता है, उसने आँख हटा ली मुझसे, झेपता हुआ बोला कभी कभी दे देते हैं। तो हमने कहा नहीं, ये गर्भ में था बच्चा, तब से तुम इसकी माँ को गाली देते हो। और जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको थोड़ी मालूम है इन शब्दों का अर्थ। वो तो ये जानता है कि इन शब्दों को बोलने से हमारा काम आसानी से हो जाता है। वो एक हथियार की तरह प्रयोग करता है कि जब पिता इन शब्दों को लेके सब पे चिल्लाता है तो सब डर जाते हैं। जो बात वो चाहता है वो मनवा लेता है। बच्चे को अर्थ नहीं मालूम, उसे इस शब्द के माध्यम से लोगों को भयग्रसित करना और अपने मनमानी करवा लेना, अपनी जिद को पूरा करा लेना, उसको ये अर्थ मालूम। तो ये शब्द ख़त्म होना चाहिए। शराब पी के व्यक्ति जा रहा है, इतनी माँ बहन की गाली, इतनी माँ बहन की गाली। मैं चौराहे पे एक काम से गई हुई थी, और वहाँ पे चौराहे पे मैं सब कुछ भूल गई कि मैं खड़ी, मैं उसकी ओर देखती ही रही। वो इतनी गालियाँ बकता हुआ और बोल रहा है, मैंने 4 दिन पहले एक लड़की को ऐसा किया, बलात्कार किया, 5 दिन पहले एक को किया, किसी के अंदर हिम्मत है तो हमको आके रोक ले। मुझे लगा ये समाज
जहाँ अलानिया जो ये बोल रहा है कि मैंने बलात्कार किया, इसकी बेटी को किया, इसकी बेटी को, किसी की हिम्मत नहीं मुझको रोक ले, और वो व्यक्ति चला जा रहा है, समाज जो है एकदम शून्य है, तो मुझको अंदर तक ये पीड़ा देता है। मुझे लगता है कि इसकी आवाज़ उठनी ही चाहिए। और जो आज हम नरक देख रहे हैं समाज के अंदर, छोटी छोटी बच्चियों को चाहे आप जहाँ देख लें, इतनी धाराएं बनने के बाद भी, इतना निर्भया होने के बाद भी आज समाज की वो छोटी बच्ची असुरक्षित है। हम अपनी बेटी को कहीं पढ़ने भेजते हैं तो हम असुरक्षा महसूस करते हैं। और मुझे लगता है कि कितनी बड़ी प्रतिभाएं, जो शक्ति की आराधना करने वाला देश और शक्ति की अवमानना करने वाला बन गया है। क्या लगता है आपको, आपके प्रयास के अलावा और क्या इसमें ऐड ऑन होना चाहिए? समाज के किन लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए और किस स्तर पर इसका प्रयास होना चाहिए कि वैचारिक स्वच्छता कायम हो और ये सब गालियों का जो माहौल बना के और महिलाओं का अपमान किया था ये ख़त्म हो सके? इसका एक निश्चित रूप से अगर हमारे संविधान में भी इसको अपनाया जाए, चूँकि ये अपशब्दों पे कानून बना हुआ है, मगर बड़ी विडंबना है, जितना मेरे ज्ञात स्रोत हैं मुझे पता चला है कि आज तक इस धारा के अंतर्गत किसी को भी सज़ा नहीं मिली है आपके संविधान के अंतर्गत जो। तो क्यों ना इसको इतना कड़ा बनाया जाए कि आज से कोई भी इस गाली को देगा, इन शब्दों का प्रयोग करेगा, तो उसको क्या दंड दिया जाएगा, उसको कैसे कठोरता से लिया जाएगा, और उसके प्रमाण हर देखिए, मैं नहीं कहती कि कानून की धाराएं जो है अपराध को कम कर देती हैं, कानून की इतनी धाराएं बनी मगर अपराध अपनी गति से बढ़ रहा है। मगर अपराधी मानसिकता को ख़त्म करने के लिए जो क्या होता है, जब ये गालियाँ व्यक्ति बकता है तो उसको लगता है जब कोई विरोध नहीं कर रहा तो उसको सामाजिक स्वीकृति मिल गई है, और धीरे धीरे जो कहते हैं ना, हमारे शब्द हमारे विचार बन जाते हैं और विचार ही हमारे कर्म बन जाते हैं। जब लगातार इन शब्दों का प्रयोग करता चला जाता है तो कब वो विचार से कर्म में परिवर्तित हो गया, कब वो इन चीज़ों को देखने लगा, सुनने लगा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया से, कब वो अश्लीलता में डूब गया, और वो कहते हैं नकारात्मक शक्ति इतनी उसकी बढ़ जाती है कि वो इसको अपना हथियार बनाता है। क्या आप ये मानते हैं कि जो गाली देता है वो तो वैचारिक अशुद्धता उसकी है ही और समाज को गंदा कर रहा है, लेकिन जो सुन रहे हैं, जो टोक नहीं रहे हैं, वो भी उतने जिम्मेदार हैं, और उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? बिल्कुल, जो सुन रहे हैं, बचपन से हर परिवार के अंदर ये होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को पहली बार आप गलत मत बोलो, अच्छे संस्कार। फिर वही बात आती है, भारत की संस्कृति और संस्कार की बात आती है। मेरा कहने का आशय था जो चार और सुन रहे हैं, जिसको वो गाली दे रहा है निश्चित तौर पे कमज़ोर होगा, वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी असभ्यता को चार लोग जो देख रहे हैं उनकी क्या भूमिका और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो उसको रोके? देखिए, वो आवेग वहाँ का क्या है, सामाजिक रूप से उसको समझने की आवश्यकता है। आप ये खड़ा हुआ व्यक्ति कितनी बड़ी अपराधी मानसिकता को लेकर के खड़ा हुआ है, आप वहाँ पे उसको इस मिशन के तहत रोकने गए, ये नहीं। आप कुछ लोग, सबके हाथ में मोबाइल है, आप कुछ वीडियो बनाइए, कुछ करिए, कुछ उसको विरोध करिए, उसके घर परिवार में जाके बोलिए तुमने जो बोला, तुम्हारी माँ बहन के लिए भी ये गया शब्द। मैं एक उदाहरण बताती हूँ, मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी, अभी 4 महीने पहले की बात है। मैं बैठी थी पहले नंबर में, और वो कुछ टीटी और उससे किसी व्यक्ति की कहा सुनी हो रही थी, और वो उसने माँ बहन की गाली दी, और उसने कहा तुमने हमको माँ बहन की गाली क्यों दी, इस बात का झगड़ा हो रहा था। मैंने तब तक सोच लिया कि मेरे क्या करना है। वो जैसे ही फिर उसने एंट्री ली, इधर लोगों ने रोका रखा झगड़ा, वैसे ही हमने उस व्यक्ति को बोला, हमने कहा गाली सुनना नहीं अच्छा लगता है, गाली देना अच्छा लगता है क्या? तो वो एकदम से बोली, क्या मैडम आप क्या बोले? हमने कहा हाँ, फिर से सुन लो, गाली सुनना नहीं अच्छा लगता, मगर गाली देना अच्छा लगता है क्या? तो चुप रहा। हमने कहा तुम बलात्कारी हो क्या? मैंने मुंह पे बोला, क्या बात आप कर रही हैं? हमने कहा सुनो, तुमको सुनना अच्छा नहीं लगता तो दे रहे हो तो भी किसी को सुनाई ही दे रहा है ना, हमें भी सुनना नहीं अच्छा लगता। तुमने लड़ाई करी, तुमने गाली दी, हमें नहीं अच्छा लगा, तो तुमको अगर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और तुम इस प्रकार का शब्द बोल रहे हो, तुम अपने आप को क्यों वो कर रहे हो? और अगर शपथ लो कि आज से नहीं बोलोगे, क्रोध में, हम महिलाएं भी हैं, क्रोध में क्या गालियाँ बोलती हैं क्या? हम महिलाओं को गुस्सा नहीं आता क्या? तो इन शब्दों का प्रयोग मत करो। ना तुम्हारी माँ बहन बेटी यहाँ है, ना सामने वाले की माँ बहन बेटी, मगर उन दो को लेके झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास ये कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए अपना क्रोध। और व्यक्ति तभी इन शब्दों का, अपशब्दों का प्रयोग करता है जब वो कमज़ोर होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके पास वो प्रभावी
शब्द नहीं होते, व्यक्तित्व वो प्रभाव नहीं होता कि जिन बात को वो कहना चाह रहा है सामने वाले के ऊपर असर पड़ सके। इसलिए वो नकारात्मक प्रभाव डालने के हिसाब से उस पर प्रेशर बनाने के लिए माँ बहन बेटी की गालियों का उपयोग करता है। निश्चित तौर पर वैचारिक स्वच्छता समाज में बहुत आवश्यक है। आपने ये सोचा और उसके तरफ कदम भी बढ़ाए कि ये वैचारिक स्वच्छता आए, लोग गाली देना बंद करें। ये अकेला एक संगठन एक सिंबॉलिक रूप से तो काम कर सकता है उस दिशा में, लेकिन जब तक सरकारों का सहयोग ना मिले, समाज का सहयोग ना मिले, तब तक ये प्रभावशाली तरीके से व्याप्त होने में इसकी शंका होती है। सरकारों के इन्वॉल्वमेंट के लिए, उनकी भागीदारी इस वैचारिक स्वच्छता के लिए हो, उसके लिए आपने क्या प्रयास किए? मैंने माननीय राज्यपाल पिछले वर्ष मैंने उनको भी रजिस्टर्ड पत्र भेजा था, मेरे पास कोई उत्तर नहीं आया था मध्य प्रदेश उनको, और मेल भी हमने किया था प्रधानमंत्री कार्यालय में भी उसी पत्र को जो सारा वो था, तो हमारे पास कोई वो नहीं आया। मगर हमारे मन में कोई निराशा नहीं है, क्योंकि एक ये सामाजिक हित का कार्य है, जागरूकता का कार्य है। तो हम सभी बहनें, अब तो हज़ारों हज़ार राष्ट्रीय स्तर पे सारी बहनें हमारी मिल गई हैं। ये राष्ट्रीय संगठन है द एसोसिएशन ऑफ वीक क्लब्स ऑफ इंडिया, और तो हम लोग सब प्रयासरत है इसमें। और सिर्फ एक संगठन नहीं है, इस एक संगठन के साथ अनेक संगठन जुड़े हुए हैं जो अपने अपने लेवल पे नित्य इसके प्रयास में लगे हैं। उनका काम है, जैसे हम आपके बीच में आए इतनी बात बोली, हम जहाँ खड़े होंगे टोकेंगे, अगला चेन की तरह ये बढ़ाता चला जा रहा है। और ये फोकस में ना आकर के अंदर अंदर काम फिर भी होता चला जा रहा है। आज 1 वर्ष पूरे हुए हैं, तो पुनः और तेज़ी से संकल्प को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने खुशी है कि आज हम 1 वर्ष पूरा कर पाए इस जन जागृति का। और बराबर क्या परिणाम मिला 1 साल में आपको? जो भी मिला, क्या उससे संतुष्ट हैं अभी? देखिए, संतुष्टि तो तब तक नहीं आती जब तक अपेक्षित परिणाम नहीं आता है, मगर अपेक्षा के अनुरूप आपको परिणाम मिलने की शुरुआत हो जाए तो भी ये संतुष्टि की शुरुआत होती है। एक सवाल और था, 17 सितंबर ही क्यों चुना आपने उसके लिए, बेस डे के लिए? 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जन्मदिन है, और सबसे पहले उन्होंने ही स्वच्छता के बारे में राष्ट्र में सोचा। और जिस पे लोग हंसते थे, ये झाड़ू और लैट्रिन और इसकी बातें कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो आज कोरोना काल में उस स्वच्छता ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। बीमारियां दूर हुई, हमारी एक रहने की हैबिट पड़ गई, हमारे यहाँ साफ़ सफाई का एक सिस्टम लागू हो गया था। नहीं तो मोहल्ले वहल्ले में 10-10 दिन तक कूड़े का ढेर लगा रहता था, कचरे का, तो वो कितना भयंकर बीमारी फैलाता। और इस महामारी के समय में क्या हालत होती। आज अगर हम भारत को अन्य देशों की तुलना में हमारा स्तर मृत्यु दर कम है, या हमारा जो फैलाव का दर था भले ही अब 2nd नंबर पे जा रहा है, मगर मृत्यु दर कम है हमारे यहाँ, तो वो हम कर पाए हैं स्वच्छता के पैमाने को अपनाने के कारण। तो हमें लगा कि जिस महान व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की है, तो हम क्यों ना उसके ही एक दिन तो चुनना ही है। तो जिसने इसकी अलग जगाई है, उनको हम क्यों नहीं उनके जन्मदिन को इसको चुने और प्रेरणा स्रोत बने। हमारे भी प्रेरक हैं सभी के, जो लोग सफाई रखेंगे, जीवन में स्वच्छता आगे ही ले जाती है। जी, वैचारिक स्वच्छता की ज़रूरत भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व को भी है। और जैसे कि स्वच्छता मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी और वो लैंडमार्क बन गए हैं, तो वैचारिक स्वच्छता के अभियान की शुरुआत आपने की है, तो होप और ये उम्मीद है और ये शुभकामनाएं भी हैं कि एक दिन पूरा विश्व जो है वैचारिक स्वतंत्रता के आपके इस कॉन्सेप्ट को, आपके इस आंदोलन को आत्मसात करेगा और अपने स्तर पर पूरे विश्व में वैचारिक स्वच्छता के लिए काम करेगा। और ये भी उम्मीद है कि जैसे आपने सरकारों से निवेदन किया है कि 17 सितंबर का दिन जो है वैचारिक स्वच्छता नो एब्यूज़ डे के रूप में घोषित करें, तो ये चूँकि समाज की कुरीतियों को दूर करने जैसा ही एक ये भी बहुत बड़ा विचार है आपका। और एक दिन ज़रूर आएगा कि जब सरकार इसको स्वीकार करेंगी और जब सरकारों के स्तर पर इसको जन जागरण का काम किया जाएगा, जब इसके परिणाम और बेहतर आएंगे। लेकिन उसका पूरा श्रेय जो है आपको जाएगा, हमारे सागर को जाएगा कि सागर से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। आप त्राहिमाम शो में आई, त्राहिमाम के स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत बिल्कुल हम यही कहना चाहेंगे कि त्राहिमाम को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे प्रशासन लेवल पे ये चीज़ें आ जाती हैं और हो जाए कि आज से किसी भी ऑफिस दफ्तर में हमारे सरकारी कर्मचारी माँ बहन बेटी की गालियाँ नहीं प्रयोग करेंगे, तो शुरुआत यहीं से हो जाती है बहुत बड़ी। और ऑफिस में जो व्यक्ति आएगा अगर इसको बोलेगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, तो बहुत बड़ी शुरुआत है, बहुत बड़ी शुरुआत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद त्राहिमाम को, और इस जनचेतना के आंदोलन को लगातार चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थी डॉक्टर वंदना गुप्ता जी। सागर, मध्य प्रदेश सागर में समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं और तरह तरह के कॉन्सेप्ट और योजनाओं के माध्यम से हमेशा जन जागरण काम करते रहे। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ये भारत भूमि सहित पूरी दुनिया और ये धरती पर जो जीव है इंसान, और उसमें कई बुराइयां हैं, अशिक्षा है, उसको ऐसे वैचारिक लोग जो हैं हमेशा सुधार के लिए प्रयासरत रहते हैं, जन जागरण अभियान चलाते हैं। अभियान चलाते रहने से की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मानव कहीं ना कहीं उन पहलुओं को समझ नहीं पाता, उसकी शिक्षा दीक्षा में और जीवन में वो पहलू शामिल नहीं हो पाते हैं जिसको वो हमेशा पालन करता रहे। तो उसको ये याद दिलाने के लिए कि एक बेहतर मनुष्य होने के लिए आपके व्यक्तित्व में वो चीज़ें ज़रूरी हैं। जो एक समाज में रहने के लिए जो आचरण होता है उस शुद्ध आचरण का होना ज़रूरी है। यदि कहीं उस आचरण की कमी होती है तो बुद्धिजीवी लोग ऐसे अभियान चलाते हैं जो लोगों को सिखाते हैं कि आप इस समाज के एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में अगर रहते हैं तो इस तरीके का व्यवहार करिए। लेकिन चूँकि अशिक्षा के कारण और सामाजिक जो स्थितियां हैं, परिवारों की जो स्थितियां हैं, हम उन चीज़ों को इतनी गंभीरता से नहीं ले पाते हैं। तो ये अभियान जो हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लगातार जब अभियान चलते हैं तब एक स्थिति आती है कि उस कुरीति को हम जड़ से रिमूव कर पाते हैं, अलग कर पाते हैं। तो ये उम्मीद है कि नो एविज डे के रूप में जो 17 सितंबर का दिन डॉक्टर वंदना गुप्ता जी और उनकी टीम ने तय किया है वो विचार साल भर और अन्य वर्षों में भी चले, लेकिन कम चले, उससे पहले ही लोग उसको आत्मसात कर लें और अपनी वैचारिक शुद्धता से एक सामाजिक प्राणी, एक सम्मानजनक और एक मर्यादा में रहते हुए महिलाओं का सम्मान करते हुए ये समाज का निर्माण करें। जुड़े रहिए त्राहिमाम के साथ। कोई अगला विषय लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। अब आपके सपने होंगे पूरे। 40 हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के सामने, संगम विहार, गृह निर्माण समिति कॉलोनी के पास, लिंक रोड, तिली सागर।